हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कंबाइंड पिल्स के बारे में, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ओरल कंबाइंड पिल्स को कंबाइंड करके बनाया गया, और ये जो कंबाइंड करके बनाए गए हैं दो हार्मोन से स्पेशली कंबाइंड किए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंबाइंड करने के बाद में ओरल कंबाइंड पिल्स बनाई जाती हैं, जो कि कंट्रासेप्टिव पिल्स का ही एक फॉर्म है। तो ओरल ओरल कंबाइंड पिल्स ऑल्सो नोन एज सीओसीपी। सीओसीपी यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि कंट्रासेप्टिव पिल्स की ही फॉर्म है जिसको कंबाइंड किया गया है। तो उनको अलग से कैटेगरी में पढ़ते हैं, ओरल कंबाइंड पिल्स, जिनको हम सीओसीपी भी बोलते हैं। रेफर्ड एज बर्थ कंट्रोल पिल, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे एग्जाम वाला पॉइंट है। सीओसीपी वर फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो सबसे पहले यूज की गई सीओसीपी, वो यूज की गई थी यूएस में। और कब यूज की गई? 1960 में। तो 1960 में सबसे पहले यूज की गई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए सीओसीपी। और भी यूज है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए फर्स्ट टाइम यूज की गई थी। और यूज क्या होंगे वो हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू फॉर्म ऑफ ओसीपी इन इंडिया। इंडिया में जो हम कॉमनली यूज करते हैं ओसीपी, वो है माला डी और माला एन। बहुत कॉमनली यूज की जाती है कम्युनिटी एरिया में। अब माला डी और माला एन में अंतर क्या है, इसमें पढ़ते हैं इसको कि माला डी और माला एन में क्या अंतर है। क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं भैया एग्जाम से। अब यहां पे लिखा है माला एन, एन फोर नो कॉस्ट, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री सप्लाई में दी जाती है। कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। जबकि मालाडी को सोल्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत लो कॉस्ट पे। गवर्नमेंट भी बेच सकती है, लेकिन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको बेच सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग 21 टैबलेट, यानी कि इस पूरे टैबलेट जो एक स्ट्रिप आती है, एक पत्ता आता है दवाई का खाने का, उसमें कितनी गोलियां होती हैं? 21 गोलियां होती हैं। जबकि माला डी इसमें भी 21 गोलियां होती हैं। बस डिफरेंस किस चीज का है, इसमें +7 ब्राउन कलर की टैबलेट और होती हैं। यानी कि इसमें जो टोटल टैबलेट होती है वो कितनी होती है? 28। जबकि माला एन में कितनी होंगी? 21। अब जो भी है 21 टैबलेट है, क्योंकि ये कंबाइंड पिल्स हैं तो इसको बनाया गया है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। तो जो है 21 टैबलेट होती हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ही टैबलेट है, जिनका कलर कैसा होता है? व्हाइट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की 21 टैबलेट होंगी। जबकि माला डी में भी सेम यही होगा, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन व्हाइट कलर की होंगी। तो इनके कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं है, नंबर बिल्कुल सेम है 21, इनका कलर बिल्कुल सेम है, और इनको जो हम यूज करते हैं वो सेम टाइम पे ही यूज करते हैं। बट डिफरेंस इस चीज का है कि इसमें हम आयरन की जो 7 कलर की हम यूज कर रहे हैं कि 7 ब्राउन कलर की मेडिसिन होंगी, उसमें हम आयरन भी ऐड करते हैं। और ये आयरन कौन सा होता है? फेरस फ्यूमरेट। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, तो नोट डाउन जरूर कर लें। तो आयरन होता है फेरस फ्यूमरेट, जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो यानी कि माला डी में व्हाइट कलर की और 7 ब्राउन कलर की टैबलेट भी ऐड होती हैं, इसलिए 21 टैबलेट बोला है। और जो फेरस फ्यूमरेट आयरन है, ये प्रिवेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट हो अगर जिसको अनीमिया हो रहा हो, उसको हम ये फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट ऐड करके देते हैं इसमें, जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर हो रहा होगा उससे प्रिवेंशन हो जाएगी। अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दी जाएगी दोनों ही टाइप की ड्रग में, चाहे तो माला एन हो चाहे माला डी हो, उसमें जो एस्ट्रोजन की जो डोज है, डोज पे यहाँ एक तो डोज तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कि किस फॉर्म का एस्ट्रोजन दिया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। जो एस्ट्रोजन दिया जाएगा वो एथेनाइल एस्ट्रेडियोल टाइप का एस्ट्रोजन इसमें अवेलेबल होता है। इसकी डोज कितनी होती है? 30 माइक्रोग्राम, जिसको हम 0.3 mg भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन होगा लेवोनोर्जेस्ट्रोल, जिसकी डोज होगी 0.15 mg। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये टैबलेट्स या ये पिल्स अपना काम कैसे करती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के आप अगर समझोगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ जाओगे। तो मैंने ये ओवरी बना रखी है, फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली होता क्या है, एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इन ओवरी के अंदर जो भी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं इनको मैच्योर करता है, और मैच्योर कराने के बाद क्या बनाता है? ग्रेफियन फॉलिकल। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है। ग्रेफियन फॉलिकल की आउटर कवरिंग रप्चर होती है, जिससे कि एक सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम रिलीज होता है। ठीक है। तो ये ओवम या सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। अब ये समझो कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तभी वो फॉलिकल को मैच्योर करेगा और ओवुलेशन कोज होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात भी समझो कि जब ये इसकी आउटर कवरिंग रप्चर होती है ग्रेफियन फॉलिकल की, इसकी बाहर आउटर कवरिंग को रप्चर करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी आउटर कवरिंग को रप्चर करता है, जिससे कि ओवुलेशन कोज होता है।
एक यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई फॉलिकल मैच्योर होता है तो फॉलिकल की आउटर कवरिंग यहां पे मैंने बनाई है कि फॉलिकल की आउटर सरफेस पे दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती है ग्रेनुलोसा सेल, जिन्हें जी सेल्स भी बोलते हैं, और एक होती है थिका सेल। ओके, तो ग्रेनुलोसा सेल, थिका सेल फॉलिकल की आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होती है और ये दोनों सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए। तो दोबारा फिर से समझो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में एक फॉलिकल मैच्योर होता है यानी कि ग्रेनुलोसा सेल और थिका सेल्स भी बन के तैयार होती हैं। ग्रेनुलोसा सेल और थिका सेल ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बना के तैयार करती हैं। ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, इसकी आउटर कवरिंग को रप्चर करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी आउटर कवरिंग को रप्चर करता है, जिससे कि अंदर से जो नई सेल बन रही है ये रिलीज होकर बाहर आ जाती है, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। ये एक बेसिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने फंडामेंटल छोटा सा बताया इसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए। अब यहां पे एक पॉइंट समझो कि बाई चांस अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो तो क्या वो किसी फॉलिकल को मैच्योर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो फॉलिकल की सेल पे ग्रेनुलोसा सेल और थिका सेल्स बनकर तैयार होंगी? नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो क्या ये ग्रेनुलोसा सेल और थिका सेल एस्ट्रोजन या फिर ओवुलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और फॉलिकल ही मैच्योर नहीं हो पाएगा तो क्या ओवम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही इसका मैकेनिज्म एक्शन है। तो बात यह है कि हम अगर बॉडी में बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में है, यानी कि हम इसको बना के बाहर से दे रहे हैं, तो एस्ट्रोजन नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एफएसएच पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को कम कर देता है, और प्रोजेस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को कम कर देता है। यानी कि एफएसएच और एलएच को दोनों को ही डाउन अगर कर दिया तो अल्टीमेटली एक कंडीशन बनती है कि ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन इनहिबिट हो जाएगा। उसी को हम अनएनोवुलेशन बोलते हैं। ये समझ में आएगा इस फिजियोलॉजी से, बहुत ध्यान से देखते रहो। अब यहां पे एक पॉइंट आंसर देना मुझे, अगर बाई चांस हम किसी क्लाइंट को पिल्स दे रहे हैं, ओसीपी दे रहे हैं जो कि सिंथेटिक फॉर्म में है, तो सिंथेटिक फॉर्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देने के साथ में जो नेचुरल फॉर्म में बनने वाला एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसका आंसर मुझे डायरेक्ट दो। देखो, एस्ट्रोजन अगर हमने दिया है, एस्ट्रोजन अगर दिया है तो एफएसएच के लेवल को कम कर रहा है, और प्रोजेस्टेरोन दिया है तो एलएच के लेवल को कम कर रहा है। तो यहां पे एफएसएच का लेवल कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। एलएच का लेवल भी कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल डाउन होगा तो क्या कभी फॉलिकल मैच्योर होगा या ओवुलेशन होगा? नहीं होगा। तो फॉलिकल से बनने वाला एस्ट्रोजन ही नहीं बनेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये फंडा सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर हम सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देंगे तो बॉडी में बनने वाला नेचुरल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। अगर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नेचुरल फॉर्म में नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन के बढ़ने से जो भी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर होते हैं तो इसका मतलब वो ट्रीट किए जा सकते हैं, क्योंकि ओसीपी एस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है अगर ज्यादा हो बॉडी में। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जो डिसऑर्डर इंक्रीज एस्ट्रोजन के कारण होते हैं वो पिल्स लेने से सही हो जाएंगे, लाइक फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, और इसी के साथ में स्पेसिफाई 2 पॉइंट और हैं, डिसमेनोरिया एंड इरेगुलर मेंसेस। अगर ये एस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल की वजह से हो रहे हैं तो हम उनको ओसीपी देते हैं, जो एस्ट्रोजन के लेवल को डाउन कर देता है, यानी कि नेचुरल एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देता है, तो इनका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इन क्लाइंट को हम ओसीपी क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो पिल्स हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की पिल्स होती हैं। तो 3 कैटेगरी हमें देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट है हाई डोज पिल्स। किनको बोलते हैं हाई डोज पिल्स? जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल इक्वल और मोर देन 50 माइक्रोग्राम तक मिले देखने के लिए। लो डोज पिल्स भी होती हैं जिनका लेवल लेस देन 50 माइक्रोग्राम में होता है, जो कॉमनली हमने भी पढ़ी है कि एस्ट्रोजन कितना, एथेनाइल एस्ट्रेडियोल का लेवल कितना होता है, 30 माइक्रोग्राम हमने जो पढ़ा है। और कुछ स्पेशल टाइप की वेरी लो डोज पिल्स भी आती हैं जिनका अमाउंट होता है, जिनमें क्वांटिटी देखने के लिए मिलती है लेस देन 20 माइक्रोग्राम की। अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि इन पिल्स को ले कैसे कैसे लेनी है या कब कब लेनी है, तो क्लाइंट को हमें एजुकेट करना है जब फर्स्ट डे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई हो, फर्स्ट टाइम पे जब ब्लीडिंग आई हो उस टाइम पे हमें पहली टैबलेट उसको देनी है, और ये टैबलेट कंटिन्यू देना है पर डे में, ओडी के हिसाब से हर दिन में 1 गोली देंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमें फर्स्ट टैबलेट शुरू करनी है और एवरी डे देनी है 1 टैबलेट, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 21 दिन हो जाए
तब तक हमें टैबलेट चलानी है, क्योंकि एक जो स्ट्रिप होती है उसमें 21 टैबलेट ही होती हैं। तो 21 दिन पे वो टैबलेट खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हम उन टैबलेट को खत्म कर देंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएंगी तो क्लाइंट को बोल देंगे कि अभी आपको और मेडिसिन नहीं लेनी है। तो यानी कि 21 दिन यानी कि एक पत्ता उस मेडिसिन का, टैबलेट का पूरी जो स्ट्रिप है उसमें हमें 21 टैबलेट खत्म हो जाएंगी, उसके बाद स्टॉप करने के लिए बोल देंगे। तो नेक्स्ट जो 7 डेज होंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, टोटल 28 डेज के होते हैं। फर्स्ट डे से लेनी शुरू की है, कब तक लेनी शुरू की है, 21 डेज तक। उसके बाद में 28 डेज तक ये ऑफ टाइम रहेगा और ये रहेगा ऑन टाइम, यानी कि 3 वीक जो होते हैं वो ऑन टाइम होता है और जो 1 वीक लास्ट वाला होता है वो ऑफ टाइम होता है। समझ आ रही होगी इतनी बात। इस चीज में ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई क्लाइंट टैबलेट ले रहा होगा माला डी, तो उसमें 1 वीक में लास्ट में आयरन की टैबलेट दी जाएगी। तो 21 तक क्या दी जाएगी, जो एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की ड्रग दी जाएगी, और लास्ट में जो लोग माला डी ऑफर की जा रही है उसको हम आयरन दे सकते हैं, जिनमें रिस्क रहेगा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होगा तो हम क्लाइंट को फिर से बोलेंगे कि जैसे ही नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो, फर्स्ट डे से फिर से वापस वही डोज रिपीट करनी शुरू करनी है। तो क्लियर हो गया, शुरुआत के फर्स्ट डे से शुरू करनी है, 21 डेज पे खत्म हो जाएगी टैबलेट, और उसके बाद में 28 तक आयरन का अगर रिस्क रहेगा कि आयरन डिक्रीज हो रहा है तो उसमें आयरन की टैबलेट भी ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, 3 वीक ऑन 1 वीक ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई क्लाइंट इन मेडिसिन को कंटिन्यू लेना भूल जाए, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्लाइंट को एजुकेट करना है कि हमें जो मेडिसिन लेनी है वो कंटिन्यू लेनी है। लेकिन बाई चांस अगर क्लाइंट इसको भूल जाए तो क्या हो, 2 सिचुएशन यहाँ पे है, सिंपल सी बात। 2 सिचुएशन क्या है कि अगर बाई चांस कोई क्लाइंट इन 21 दिन में एक गोली लेना भूल गया, अगर एक गोली लेना भूल गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन 2 टैबलेट ले ले। जैसे वो कंटिन्यू सेम टाइम पे ले रहा है, अगले दिन 2 टैबलेट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो मेडिसिन ले रही है ऐसे की ऐसे ही लेती चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि बाई चांस 2 बार या 2 बार से ज्यादा भूल गई इस 21 दिन के टाइम ड्यूरेशन में, तो तब क्या करना है, जिस दिन याद आएगा उस दिन 2 टैबलेट लेनी है, और साथ साथ में यूज करना है बैरियर मेथड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम बैरियर मेथड यूज करना है, यानी कि कॉन्डोम यूज करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। क्लियर है। अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों से ही बनेंगे, और साइड इफेक्ट समझ में आ गए तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इजीली याद हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी बनते हैं यहां से। तो साइड इफेक्ट में सबसे पहला है मेटाबॉलिक इफेक्ट, कि मेटाबॉलिक को डिस्टर्ब कर देता है अगर ओसीपी अगर चल रही हो, यानी कि ओरल कंबाइंड ड्रग अगर चल रही हो तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करता है, और इसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाइंट का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगर क्लाइंट का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा तो डिप्रेशन कंडीशन बनेगी, और साथ साथ में लिपिड प्रोफाइल जो होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी कि हाइपर ट्राइग्लिसराइड में चेंजेस देखने के लिए मिलता है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा पॉइंट है बीपी को इंक्रीज कर देता है, कोलिलिथियासिस यानी कि गोल स्टोन के बनने के चांसेस रहते हैं, और एक साथ में लिवर डिजीज भी कॉज करता है, ये मेटाबॉलिक इफेक्ट है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, ओसीपी अगर होगी तो थ्रोम्बोसिस भी होगी। क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज देखने के लिए मिलते हैं जिन क्लाइंट को ओसीपी चलती है, और साथ साथ में क्लोटिंग फैक्टर अगर बढ़ेंगे तो थ्रोम्बोसिस होगा, और थ्रोम्बोसिस के साथ में एमआई और स्ट्रोक का रिस्क रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर में, कि जो क्लाइंट ओरल कंबाइंड पिल्स ले रहे हैं, सीओसीपी ले रहे हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क है, ये रिसर्च में कंफर्म है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और लिवर कैंसर पर अभी रिसर्च चल रही है, 50-50 रिस्क मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लिवर कार्सिनोमा के साथ भी यही है। लेकिन सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए कंफर्म बोला गया है कि सर्वाइकल कैंसर होगा अगर ओरल कंबाइंड पिल्स चल रही होंगी तो इसी के साथ है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आएगा एग्जाम में, स्पेशली मल्टीपल चॉइस वाले पॉइंट आते हैं तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला पॉइंट आता है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन ड्यूरिंग मे। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन ड्यूरिंग मे। तो बैंक में बी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हमने यहां पे पढ़ा ना, किसका एक साइड इफेक्ट है, ब्रेस्ट कैंसर कोज करता है, तो इसलिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा कंडीशन अगर होगी तो उन क्लाइंट को मैं नहीं प्रोवाइड करानी है सीओसीपी। हैव से एच यानी कि हाइपर ट्राइग्लिसराइड, हमने पढ़ा है मेटाबॉलिक इफेक्ट में कि एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल करता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। वेरियस वी फॉर वजाइनल ब्लीडिंग, जो वजाइनल ब्लीडिंग अनडायग्नोस है, यानी कि अभी डायग्नोसिस नहीं हुई है, तो उन क्लाइंट को भी हमें ये पिल्स नहीं देनी है। स्कीम से बनेगा स्मोकिंग, और स्मोकिंग सिंगल नहीं है, वो क्लाइंट जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन साथ साथ में उनकी उम्र 35 साल या इससे ज्यादा भी हो गई है, उन क्लाइंट को हम ये पिल्स नहीं देंगे। टी से बनेगा थ्रोम्बोसिस,
क्योंकि हमने पढ़ा है थ्रोम्बोसिस बनने के चांस हैं, क्लोटिंग फैक्टर बढ़ेंगे तो एमआई और स्ट्रोक होने का रिस्क है, तो उन क्लाइंट को हमें नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पी से प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को तो हम अवॉइड करने के लिए देते ही हैं इन पिल्स को, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो हम उस वाली कंडीशन में नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये क्या करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कर देती है जो नेचुरल फॉर्म में बन रहा है, जबकि प्रेगनेंसी में तो हम इन दोनों हार्मोन के लेवल को बढ़वाना होता है। ठीक है, तो हमें प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है। H4 है हाइपरटेंशन। हमसे ट्रिक बनी हाइपरटेंशन अगर होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन खुद ही कॉज करता है, इसलिए हाइपरटेंशन जिन क्लाइंट को है उन्हें ये पिल्स हमें नहीं देनी है। लोन से बनेगा L4 लिवर डिजीज, क्योंकि एक साइड इफेक्ट है, लिवर डिजीज कॉज करता है, लीवर के एंजाइम बढ़े हुए देखने के लिए मिलते हैं जो क्लाइंट ये पिल्स लेते हैं। ड्यूरिंग में डी से बनेगा डायबिटीज मेलाइटस प्लस वास्कुलोपैथी। अगर सिंगल इंडिकेशन होगा डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस क्लाइंट को हम ओसीपी दे सकते हैं, बट उस क्लाइंट को अगर वास्कुलोपैथी भी होगी, यानी कि वास्कुलर डिसऑर्डर होंगे, ब्लड में भी कोई डिसऑर्डर अगर होगा, तो उन क्लाइंट को हम ये पिल्स नहीं प्रोवाइड कराएंगे। ये दोनों फैक्टर इंक्लूड होने चाहिए। या तो अगर क्लाइंट सिंगल वास्कुलोपैथी वाला है तब भी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस वाला, दोनों को क्लाइंट को हम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कंबाइंड डायग्नोस मिलेगा देखने के लिए, तब हमें उस क्लाइंट को नहीं देना है। ऐसा ही सेम में से बनेगा माइग्रेन। अगर सिंगल माइग्रेन होगा तब क्लाइंट को हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन माइग्रेन के साथ में अगर ओरा वाली कंडीशन अगर क्लाइंट के साथ में है, तो इन दोनों फैक्टर के साथ में हमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रखना है सीओसीपी का, यानी कि कंबाइंड ओरल पिल्स का, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव की एक फॉर्म है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपकी समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।